आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? जी हाँ, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? अगर आपको आज के क्लास के वीडियो में से किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से याद हो तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था और इसका क्या उद्देश्य था? तो भारत की एकता की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करना कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था। तो ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बात करिए नेक्स्ट प्रश्न का। तो आज का 3 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? जी हाँ, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 भाग है वर्तमान में भारतीय संविधान के। और वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 470। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 4 नंबर प्रश्न का। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति से सिफारिश कौन करता है? जी हाँ, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति से सिफारिश कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो भारत के राष्ट्रपति से सिफारिश कौन करते हैं? उस राज्य के राज्यपाल। और अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात का लागू किया जा सकता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 5 नंबर प्रश्न का। तो आज का 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने पहली बार पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किया था? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने पहली बार पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह ने पहली बार पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किया था और वह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। तो ये आप जरूर याद रखिए। बात करिए आज का 6 नंबर प्रश्न का। तो भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जी हाँ, भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। और नाइट्रोजन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो ये आप याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा है। तो फिर सोच क्या रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बात करें 7 नंबर प्रश्न का। तो सवाना जलवायु के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? जी हाँ, सवाना जलवायु के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लानोस और कंपोज कहा जाता है सवाना जलवायु के घास के मैदान को। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। बात करें 8 नंबर प्रश्न का। तो कौन सा देश उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जिसे उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है, जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। बात करिए 9 नंबर प्रश्न का। तो कटक शहर डैश नदी के किनारे बसा हुआ है? जी हाँ, कटक शहर जो है निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी के किनारे बसा हुआ है कटक शहर। और कटक जो है उड़ीसा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करिए आज का 10 नंबर प्रश्न का। तो आज का 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? जी हाँ, निम्नलिखित में से
किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क है? अगर इस प्रश्न का आंसर आपको नहीं याद है तो आप जरूर याद रखें। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पश्चिम चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 11 नंबर प्रश्न का तो कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, कामाख्या मंदिर जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है कामाख्या मंदिर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। आज का 12 नंबर प्रश्न है, खालसा की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, खालसा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह खालसा की स्थापना किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और गुरु गोविंद सिंह कैवे गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। 13 नंबर प्रश्न का तो निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज का 14 नंबर प्रश्न को। तो आज का 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? जी हाँ, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज का सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। बात करें 15 नंबर प्रश्न का तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस वर्ष पराजित किया था? जी हाँ, पानीपत के युद्ध में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस वर्ष में पराजित किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 1526 ईस्वी में जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का 16 नंबर प्रश्न को। तो निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? जी हाँ, निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। और बात करें 17 नंबर प्रश्न का तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीयक उद्योग में आता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो तृतीयक उद्योग में आता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बैंकिंग जो है तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो ये आप याद रखिएगा। और कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ये आप जरूर याद रखें। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें आज का 18 नंबर प्रश्न का तो विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें 19 नंबर प्रश्न का तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय वृद्धि दर सबसे कम थी? जी हाँ, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय वृद्धि दर सबसे कम थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय वृद्धि दर जो थी सबसे कम थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1961 से 1966 तक। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बात करें आज का 20 नंबर प्रश्न का तो HDI का पूर्ण रूप है यानी HDI का फुल फॉर्म जो होता है क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है ये HDI का फुल फॉर्म होता है। तो ये आप याद रखिएगा। और बात करिए 21 नंबर प्रश्न का तो कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करने के लिए कौन सा अंग वसा तोड़ता है? जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है वसा को तोड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। यकृत। जी हाँ, यकृत जो है कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करने के लिए वसा को तोड़ता है। तो ये आप याद रखिएगा। और कोलेस्ट्रॉल हमारे रक्त में पाया जाने वाला एक मोमी पदार्थ है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 22 नंबर प्रश्न का तो निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा गैर
बायोडिग्रेडेबल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नायलॉन जो है गैर बायोडिग्रेडेबल है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्य रूप से एडिस मच्छरों द्वारा संचरित वायरस के कारण होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्य रूप से एडिस मच्छरों द्वारा संचरित वायरस के कारण होता है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। जीका बुखार जो है मुख्य रूप से एडिस मच्छरों द्वारा संचरित वायरस के कारण होता है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट लगता हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं। अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूं। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो गाय का गर्भकाल होता है। जी हाँ, गाय का जो गर्भकाल होता है कितने दिन का होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। लगभग 285 दिन का होता है गाय का गर्भकाल, तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और बात करें आज का 26 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से किसका गलनांक सबसे अधिक है? जी हाँ, निम्न में से किसका गलनांक सबसे अधिक है, या निम्न में से किसका गलनांक सबसे अधिक होता है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। जी हाँ, टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो आज का 27 नंबर प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथों में फ्यूज का उपयोग करने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि घरेलू विद्युत परिपथों में फ्यूज का जो उपयोग किया जाता है किसके कारण, क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, परिपथ को तोड़ने के लिए, यदि धारा बहुत अधिक हो, इसके लिए घरेलू विद्युत परिपथों में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का 28 नंबर प्रश्न को। तो प्रश्न है, एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है? जी हाँ, एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को। चलिए देख लेते हैं आज का 29 नंबर प्रश्न को। तो आज का 29 नंबर प्रश्न है, शुद्ध पानी बिजली का कुचालक है क्योंकि यह क्या है, ये आपको बताना है। जी हाँ, शुद्ध पानी जो है बिजली का कुचालक है, क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, क्षीण आयनित के कारण शुद्ध पानी जो है बिजली का कुचालक होता है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो पानी का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? जी हाँ, पानी का क्वथनांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है पानी का क्वथनांक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 31 नंबर प्रश्न को। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जी हाँ, न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ये आप याद रखिएगा। और बात करें आज का 32 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन मैग्नीज का अयस्क नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीज का अयस्क नहीं है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसमें लाइट जो है ये मैग्नीज का अयस्क नहीं है। और बात करें आज का 33 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दूध जो है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। और बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो सूर्य का लगभग 70% भाग डैश से बना है? जी हाँ, सूर्य का लगभग 70% भाग जो है निम्नलिखित में से किससे बना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। जी हाँ, हाइड्रोजन। सूर्य का लगभग 70% भाग जो है हाइड्रोजन से बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 35 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से
सबसे भारी धातु कौन सी है? जी हाँ, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। और बात करें आज का 36 नंबर प्रश्न का, तो आम तौर पर साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है? जी हाँ, आम तौर पर साबुन में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड आमतौर पर साबुन में पाया जाने वाला क्षार है। और बात कर ले आज का 37 नंबर प्रश्न का, तो विडाल टेस्ट किस बीमारी की एक जांच है? जी हाँ, विडाल टेस्ट जो है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी की एक जांच है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड का। जी हाँ, टाइफाइड का एक जांच है विडाल टेस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 38 नंबर प्रश्न को। तो भारी जल का अनुभार क्या है? जी हाँ, भारी जल का अनुभार क्या है या कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 होता है भारी जल का अनुभार। और इसका सूत्र क्या होता है? तो D2O, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज का 39 नंबर प्रश्न को। तो आज का 39 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? जी हाँ, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है या इंसुलिन कौन सी धातु पाई जाती है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक जो है इंसुलिन में पाई जाने वाली धातु है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 40 नंबर प्रश्न को। तो आज का बात करें 40 नंबर प्रश्न का, तो डेसिबल में एक सामान्य बातचीत की तीव्रता किसके बीच होती है? जी हाँ, डेसिबल में एक सामान्य बातचीत की तीव्रता किसके बीच होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 35 से 60 के बीच होती है डेसिबल में एक सामान्य बातचीत की तीव्रता। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज के क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर सोच क्या रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें जो लोग बिहार एसएससी 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।